सनातन धर्म पर लगातार हो रहे हमलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार खुलकर बोले। सनातन को डिवाइड कर इंडिया पर रूल करने का ख्वाब देखने वालों को मोदी ने आज सख्त संदेश दिया। मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग सनातन को तहस नहस करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि सनातन इस देश की आत्मा है। सनातन हमेशा था और हमेशा रहेगा। मोदी आज मध्य प्रदेश में थे। अगले कुछ महीनों में यहां चुनाव होने वाले हैं। मोदी ने आज दलित वोटरों पर भी फोकस किया। मध्य प्रदेश में 35 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड हैं। मोदी ने भाषण तो मध्य प्रदेश में दिया, लेकिन उनका संदेश पूरे देश के वोटरों के लिए था। मोदी की स्पीच के क्या मायने हैं, उसे समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। दलित वोटरों पर बड़ा दंगल। दो 2024 में करेंगे किसका मंगल। आम चुनावों में अब महज 7-8 महीने का ही वक्त रह गया है। ऐसे में अब अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने और नए वोट बैंक की तलाश तेज हो गई है और अब सबकी नजर दलित वोटरों पर टिक गई है। देश में दलित वोटरों की तादाद करीब 18% है। 543 लोकसभा सीटों में से 84 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड हैं। इसके अलावा कई सीटों पर दलित वोटर निर्णायक होते हैं। आबादी के हिसाब से अलग अलग राज्यों में दलितों की संख्या अलग अलग है। किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा दलित पंजाब में है, जहां इनकी तादाद करीब 32% है, यानी पंजाब की 1/3 आबादी दलितों की है। वैसे खास बात यह है कि लगभग 100 सीट पर निर्णायक भूमिका में होने के बावजूद दलित मतदाताओं का पूरे देश में एक वोटिंग पैटर्न नहीं दिखाई देता। जैसा कि आमतौर पे देखा जाता है कि ब्राह्मण वोट बीजेपी को और मुस्लिम वोट गैर बीजेपी पार्टीज को जाता है, ऐसा क्लियर पैटर्न दलित वोटर्स का नहीं दिखाई देता। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जब तक मायावती ताकतवर थी, दलित वोट उनके पीछे लामबंद था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देश में दलित की सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रदेश पंजाब में ये कहा जाता था कि दलित वोट कांग्रेस को जाता है, लेकिन विधानसभा चुनाव ने ये भ्रम भी तोड़ दिया। यानी दलित किसी एक पार्टी का कोर वोट बैंक नहीं है। यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले सभी पार्टीज दलित वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में हैं। हालांकि अगर 2019 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट देखें तो दलित वोटों पर दावेदारी के हिसाब से बीजेपी पोल पोजीशन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी समाज से आते हैं, इसीलिए उनकी अगुवाई में लड़े गए दोनों चुनाव में बीजेपी ओबीसी और दलित समाज की पैन इंडिया फेवरेट पार्टी बनकर उभरी है। 2019 के चुनावों में कितने दलितों ने किया बीजेपी को वोट? लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 131 सीटें रिजर्व हैं, जिसमें 84 सीट एससी और 47 एसटी के लिए आरक्षित हैं। 2019 में मोदी के नाम की ऐसी आंधी चली कि बीजेपी ने 131 रिजर्व सीटों में से 77 पर कब्जा कर लिया। दलितों में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता रहा। 2014 में बीजेपी को दलितों के 24% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 18.5। खुद को दलितों की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली बहुजन समाज पार्टी को 13.9% ही वोट मिले। 2019 में तो दलितों के बीच बीजेपी का वोट शेयर और बढ़ गया। 2014 में बीजेपी को दलितों के 24% वोट मिले थे, जो 2019 में बढ़कर 34% हो गए। दलितों के बीच बीजेपी की इस बढ़ती पैठ को कम करने के लिए इंडिया अलायंस के नेता माथापच्ची कर रहे हैं। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके के नेता पिछले कुछ हफ्तों से सनातन धर्म के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं, उसे इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इंडिया अलायंस के नेताओं को लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भले ही ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन बीजेपी की इमेज आज भी ब्राह्मण बनिया पार्टी की है। इंडिया अलायंस की कोशिश है कि सनातन धर्म को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक ब्राह्मणों का सनातन, दूसरा पिछड़ों और दलितों का सनातन। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां ये बताएंगी कि ब्राह्मणों के सनातन में दलितों और पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। पेरियार से प्रभावित इस सोच को
तमिलनाडु की पार्टियां ही आगे बढ़ा रही हैं। इंडिया अलायंस की कोशिश है कि बीजेपी को ब्राह्मणों के सनातन से जोड़ दिया जाए, लेकिन बीजेपी भी इंडिया अलायंस की इस रणनीति को समझ रही है। यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश के सागर में एक सरकारी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ पार्टियां सनातन को बांटना चाहती हैं, सनातन को तहस नहस करना चाहती हैं। ऐसी पार्टियों की चाल में नहीं फंसना है। मोदी ने अपनी बात टारगेटेड ग्रुप तक पहुंचाने के लिए उन महापुरुषों के नाम का सहारा लिया जिन्हें दलित समाज के लोग अपना महापुरुष मानते हैं। जो सनातन संस्कृति संत रविदास का प्रतिबिंब है, जो सनातन संस्कृति माता शबरी की पहचान है, जो सनातन संस्कृति महर्षि वाल्मीकि का आधार है, जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। बीजेपी इस बात को जानती है कि अगर सत्ता बरकरार रखनी है तो दलित और आदिवासियों को मजबूती से अपने साथ रखना होगा। यही वजह है कि बीजेपी इस समाज के लोगों को पूरा प्रतिनिधित्व देने की कोशिश कर रही है। 2017 में बीजेपी ने दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया। उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद 2022 में आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च पद पर बिठाया। SC/ST कानून में संशोधन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सवर्णों के विरोध और इस कानून के दुरुपयोग की कुछ शिकायतों के बावजूद SC/ST कानून की धाराओं को और सख्त किया। अभी कुछ ही दिन पहले हरियाणा सरकार ने प्रमोशन में भी दलितों को आरक्षण देने का फैसला किया। केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनमें दलितों की हिस्सेदारी ज्यादा है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिलने की बात हो या फिर उज्ज्वला योजना के तहत दिए जाने वाले सिलेंडर हो। यानी बीजेपी सरकार हर वो कोशिश कर रही है जिससे दलित वोट बैंक उसके साथ रहे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से बीजेपी के इस दलित वोट बैंक में क्रैक दिख रहा है। बीजेपी के दलित वोट बैंक में क्रैक दिखाई दिया यूपी में। हाल में हुआ घोसी विधानसभा उपचुनाव हो या पिछले साल खतौली में हुआ विधानसभा उपचुनाव, दोनों जगह दलितों ने बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी को वोट किया। पिछले साल मैनपुरी में हुए लोकसभा उपचुनाव में भी दलितों ने डिम्पल यादव को ज्यादा वोट किया और तब ये कहा गया कि मुलायम सिंह यादव की सिंपैथी की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन पहले खतौली और अब घोसी उपचुनाव में जो दलित वोट का पैटर्न देखने को मिला है उसने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी तो बजाई दी है। अभी ये कहना जल्दी होगी कि दलित वोट पूरी तरह से बीजेपी से छिटक गया है, लेकिन दलित वोटों को लेकर बीजेपी में मंथन तो शुरू ही हो गया है। दलित वोटरों को अपने साथ रखने की कोशिश में जुटी बीजेपी को सबसे पहले घोसी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट का पोस्टमार्टम करना चाहिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब दारा सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते तो उन्हें 42%, बीजेपी को 33% और बीएसपी को 21% वोट मिले। लेकिन अभी हुए उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर लड़े दारा सिंह का वोट परसेंट घटकर 37% रह गया, जबकि समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह को 57% वोट मिले। घोसी में 19% दलित मतदाता हैं, जिनमें अधिकांश जाटव हैं।
जो मायावती के कट्टर समर्थक हैं। बीजेपी ने इन जाटव वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए मायावती के साथ हुए गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया, फिर भी ज्यादातर दलित वोट समाजवादी पार्टी के साथ गए। इसी तरह दिसंबर 2022 में हुए खतौली उपचुनाव में भी बीजेपी की सीट एसपी आरएलडी गठबंधन ने छीन ली। 2022 में बीजेपी के विक्रम सिंह सैनी को 45% वोटों के साथ जीत मिली थी। आरएलडी को 38 और बीएसपी को 14% वोट मिले। उपचुनाव में बीएसपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। 54% वोट के साथ जीत आरएलडी के मदन भैया को मिली, यानी आरएलडी का वोट 16% बढ़ा। माना जा सकता है कि जो बीएसपी का 14% वोट था वो आरएलडी के पास ही गया होगा, क्योंकि बीजेपी का वोट 45 से घटकर 42% हो गया। घोसी और खतौली में मिली जीत और दलित वोटरों के इंडिया अलायंस की तरफ आने से इन पार्टियों का जोश बढ़ा है। अब ये पार्टियां एक कदम आगे जाना चाहती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सहारे दलितों को इंडिया अलायंस से जोड़ने की तैयारी चल रही है। खड़गे खुद दलित समाज से आते हैं। यूपी के अखबार आजकल इन खबरों से भरे पड़े हैं। समाजवादी पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को यूपी से भी चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है, जिससे दलित वोटरों को लुभाया जा सके। खड़गे को इटावा या बाराबंकी में से किसी एक सीट का चुनाव करने का ऑफर दिया गया है। बाराबंकी और इटावा दोनों ही शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित सीट है। खड़गे से कहा जा रहा है कि वो गुलबर्गा की अपनी पारंपरिक सीट के साथ बाराबंकी या इटावा में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ें। आपको याद होगा 2014 में मोदी ने वडोदरा और वाराणसी दोनों जगह से चुनाव लड़ा। वाराणसी से उनके चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी को यूपी में मिला। इंडिया अलायंस के लोग अब उसी एग्जाम्पल को मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दोहराना चाहते हैं। यूपी ही नहीं बल्कि बिहार में भी इंडिया अलायंस की पार्टियां दलित वोटरों को अपनी तरफ करने में जुटी हुई हैं। हालांकि चिराग पासवान, उनके चाचा पशुपति पारस और जीतन राम मांझी सभी एनडीए में हैं, लेकिन कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी के नेताओं को ये उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोटरों को अलायंस के साथ जोड़ा जा सकता है। बिहार में करीब 16% दलित वोटर हैं, जिनमें 6% दलित चिराग पासवान के साथ माने जाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने नीतीश कुमार को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में नीतीश कुमार पिछले विधानसभा चुनाव में हुए नुकसान का बदला चिराग पासवान से लेना चाहते हैं। नीतीश कुमार को लगता है कि चिराग पासवान से बदला लेने का एक तरीका यह है कि खुद की इमेज राष्ट्रीय नेता की बनाई जाए। वो तो इंडिया अलायंस के कन्वीनर बनना चाहते थे।